एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज के इस वीडियो में हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी को बहुत अच्छे समझने वाले हैं। साथ ही ये समझेंगे कि एक कंपनी क्या होती है, क्या सारे बिजनेसेस कंपनी होते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी क्या काम करती है, किस चीज को प्रोटेक्ट करती है, और इन सारी चीजों को हम इंपॉर्टेंट केस लॉज के थ्रू समझने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक कंपनी होती क्या है। एकदम सिंपल भाषा में समझिए तो एक कंपनी एसोसिएशन ऑफ पीपल होती है जिन्हें किसी प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस को चलाने के लिए बनाया गया हो, जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई हो। अब जैसे ही एक कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाती है, लॉ इस कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करती है। मतलब लॉ इस कंपनी को हूबहू एक रियल पर्सन की तरह राइट्स और ऑब्लिगेशंस ग्रांट करती है। तभी तो एक कंपनी प्रॉपर्टी या लैंड ओन कर सकती है, ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, एम्प्लॉइज हायर कर सकती है, लोन ले सकती है। अगर कोई गलती करे तो उस पार्टी को कोर्ट में सू कर सकती है, और अगर कंपनी खुद गलत हो तो कोर्ट में सू भी हो सकती है। अब एक कंपनी को बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं। एक कंपनी में सबसे पहले शेयर होल्डर्स या मेंबर्स होते जो कंपनी के ओनर्स होते। फिर कंपनी को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स होते जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। इसके अलावा डे टू डे ऑपरेशंस और मैनेजमेंट के लिए की मैनेजरियल पर्सन और एम्प्लॉइज होते हैं। अब यहाँ पे ना थोड़ी जनरल नॉलेज की बात करते हैं। देखो, बिजनेस ना एक ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है, तो ऐसी कोई भी एंटिटी जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करे उसके लिए आप बिजनेस टर्म यूज कर सकते हो। लेकिन कंपनी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस होती है, और इसलिए हर कंपनी बिजनेस हो सकती है लेकिन हर बिजनेस कंपनी नहीं होती। तो कंपनी बनने का मेन रिक्वायरमेंट क्या है? एसेंशियली ये दैट अ कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। एक फॉर्मल लीगल प्रोसेस फॉलो होना चाहिए जिससे कि ओनर से अलग कंपनी की अपनी खुद की एक पहचान बन सके, कंपनी की अपनी खुद की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन सके। चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब कंपनी लॉ के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इसी तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझा जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये कि कंपनी लॉ के जो टॉपिक्स होते हैं ना वो यूजुअली इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर आपने 3-4 टॉपिक्स भी अच्छे से नहीं समझे तो डोमिनो इफेक्ट की तरह आपको बाकी टॉपिक समझने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए वी हैव लॉन्च्ड अ शॉर्ट टर्म कोर्स ऑन कंपनी लॉ, जिसमें हमने हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से इन डेप्थ तरीके से केस लॉज के थ्रू, विजुअल लर्निंग के थ्रू, असेसमेंट के थ्रू बहुत अच्छे से कवर किया है। तो अगर आप कंपनी लॉ को जेन्युइनली अच्छे से समझना चाहते हैं, डू चेक आउट आवर कोर्स। इसकी सारी जानकारी आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। इसके साथ ही कंपनी लॉ के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस को जल्दी से याद करने के लिए हमने ये रेडी रिकॉर्नर पीडीएफ बनाई है एब्सोल्युटली फ्री। इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो कंपनी लॉ के इस कोर्स को और इस पीडीएफ को जरूर चेकआउट करेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये है अक्षर। ये अपने ठेले पे रोज समोसे बेचता है। वो खुद रॉ मटेरियल्स खरीदता है, खुद बिजनेस चलाता है, और दिन के एंड में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो डायरेक्टली अक्षत को अफेक्ट करता है। यानी बिजनेस और अक्षत के बीच प्रैक्टिकली कोई सेपरेशन नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अब दूसरी तरफ है ये बिजनेस। ये भी समोसे बेच रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, इसके मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं। अब यहाँ दोनों ही समोसे बेचने का बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन अक्षत एक सोल प्रोप्राइटर है और बड़ा समोसा प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। और इसी डिफरेंस को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर अक्षत अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बैंक से 5 लाख का लोन लेता है, लेकिन उसका बिजनेस पूरा ही फेल हो जाता है, तो उससे लोन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के रीपे करना होगा। लेकिन वहीं अगर बड़ा समोसा प्राइवेट लिमिटेड लोन लेते हैं और बिजनेस फेल होता है, तो उसके ओनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि बस कंपनी के एसेट्स के थ्रू लोन चुकाना होगा। यानी जहां लॉ अक्षत और उसके बिजनेस को एक ही एंटिटी मानता है, वहीं बड़ा समोसा प्राइवेट लिमिटेड और उसके ओनर्स को अलग। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन लॉ को आखिर ऐसी सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो चलो अब मान लो अब अक्षत को अपने बिजनेस को और बड़ा बनाना है, उसे नए आउटलेट्स खोलने हैं, ज्यादा स्टाफ हायर करना है, मार्केटिंग करनी है और बिजनेस को एक्सपैंड करना है। लेकिन इस एक्सपेंशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। और पैसा कहाँ से आएगा? इन्वेस्टर्स से। अब खुद को एक इन्वेस्टर की पोजीशन में रखकर देखो, अगर आप किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो क्या आप ये रिस्क लेना चाहोगे कि कल को बिजनेस फेल हो गया तो आपका घर, गाड़ी, बंगला सब खतरे में आ जाएंगे? प्रॉब्लली नहीं ना। और यही कंसर्न सिर्फ इन्वेस्टर्स का नहीं था,
बिजनेस ओनर्स भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। जितना बिजनेस बड़ा होता गया उतना ही रिस्क भी बढ़ता गया। लॉ को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जहां बिजनेस के रिस्क और बिजनेस ओनर्स को अलग किया जा सके, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोर्ट्स ने एक ब्रिलियंट सोल्यूशन दिया इस केस में, जिसपे हम बाद में बात करते हैं। तो कोर्ट्स का कहना था कि बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है, एक ऐसी आइडेंटिटी जो ओनर से अलग होती है, एक ऐसी आइडेंटिटी जो अपने नेम से राइट्स और ऑब्लिगेशंस रख सके। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी का आइडिया बहुत सिंपल है कि इनकॉर्पोरेशन के बाद ओनर्स और कंपनी लीगली सेम पर्सन नहीं रहते। ओनर से अलग कंपनी के अपने खुद के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे। लेकिन मान लो कि आपके पास किसी कंपनी के 100% शेयर्स आ जाए, तब क्या होगा? तब भी आप और वो कंपनी सेम नहीं होंगे। आप किसी कंपनी की ओनर हो सकते हो, डायरेक्टर हो सकते हो, प्रमोटर हो सकते हो, शेयर होल्डर हो सकते हो, सारी ही चीजें हो सकते हो। तब भी कंपनी आपसे अलग एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट करेगी। चलिए इसी पॉइंट को एक लैंडमार्क केस से समझते हैं। तो केस है ली वर्सेस ली का, जिसमें मिस्टर ली ने अपनी एक कंपनी बनाई होती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मिस्टर ली इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं। 3000 में से 2999 शेयर्स इनके पास होते हैं। अपनी कंपनी के मिस्टर ली सोल मैनेजिंग डायरेक्टर भी होते हैं और एम्प्लॉय भी, चीफ पायलट भी मिस्टर ली ही होते हैं। अब एक दिन कंपनी का काम करते वक्त मिस्टर ली प्लेन चला रहे होते हैं, प्लेन क्रैश हो जाती है और मिस्टर ली की डेथ हो जाती है। जिसके बाद जो मिसेस ली होती है, जो उनकी विडो होती है, वो इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन क्लेम करती है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है, ये कहते हुए कि जो मिस्टर ली है और कंपनी है ये दो डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी नहीं है, ये एक ही है। और एक ही पर्सन अपना खुद का मास्टर और सर्वेंट कैसे हो सकता है? अ मैन कैन नॉट एम्प्लॉय हिमसेल्फ, ये कहते हुए इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेशन देने से मना कर दिया। लेकिन जैसे ही ये केस कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट कहता है कि नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को मिसेस ली को कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्या रीजन देते? ये कहते हैं कि जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई उसी दिन मिस्टर ली और ये कंपनी डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी बन जाती है। लॉ दोनों को डिस्टिंक्टली ट्रीट करता है। कंपनी की अपनी खुद की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होगी और कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन वैलिडली मिस्टर ली को हायर कर सकता है, एम्प्लॉय कर सकता है, और इसलिए कंपनसेशन देना होगा। और इसी कंसेप्ट पर पूरा का पूरा मॉडर्न कंपनी लॉ बेस्ड है। चलिए क्लैरिटी के लिए हम एक और केस समझते हैं, सैलोमन वर्सेस सैलोमन का, जो इस टॉपिक के लिए इनफैक्ट पूरे कंपनी लॉ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस में से एक है। अब ये जो केस है ये भले ही 100 साल पहले आया हो, लेकिन आज इंडिया में भी अगर कोई स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट होता है या कहीं पर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तब भी इस केस के प्रिंसिपल पर हेविली रिलाई किया जाता है। ये केस इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके फैक्ट्स को अच्छे समझते हैं। तो एक होते हैं मिस्टर एरन सैलोमन, जो इंग्लैंड में सक्सेसफुल बूट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे होते। थोड़े टाइम बाद मिस्टर सैलोमन ये सोचते कि क्यों ना अपने बिजनेस को एज अ कंपनी रजिस्टर कर लिया जाए, और इसी के चलते उन्होंने सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड नाम की कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली। अब तब के टाइम पे कंपनी इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट ये थी कि मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को, अपने 5 बच्चों को और खुद को शेयर होल्डर बना लिया। मतलब एक्चुअल कंट्रोल किसके पास था? मिस्टर सैलोमन के पास था। अब जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उन्होंने अपना ये जो पूरा बिजनेस है ये कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन थोड़े टाइम बाद सिचुएशन चेंज होने लगती है। बूट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में स्लो डाउन आता है, डिमांड कम होने लगती है, बिजनेस काफी लॉस सफर करता है और इवेंचुअली कंपनी इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर देती है। मतलब कंपनी के पास अपने क्रेडिटर्स को पैसे वापस चुकाने के लिए सफिशिएंट फंड्स नहीं होते और यहीं से पूरा डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। जो क्रेडिटर्स होते हैं वो अपना पेमेंट डिमांड करते हैं और ये कहते हैं कि कंपनी का जो डेट है इसे वापस चुकाने के लिए, डेट पे ऑफ करने के लिए हम मिस्टर सैलोमन को पर्सनली लायबल क्यों नहीं ठहरा सकते? क्योंकि अगर हम असल में देखें तो पूरी कंपनी का एक्टिव कंट्रोल इनके पास है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर ये है, तो पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो तो ये ही संभाल रहे हैं। कंपनी सिर्फ एक मास्क है। तो कंपनी और मिस्टर सैलोमन एक ही इंसान है। तो कंपनी के डेट के लिए मिस्टर सैलोमन को पर्सनली लायबल ठहराया जाना चाहिए। अब यहाँ से डिस्प्यूट पहुंच जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास, जहां पे क्रेडिटर्स के आर्ग्यूमेंट को यूनानिमसली रिजेक्ट कर दिया जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये कहते हैं कि एक बार कोई कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग वैलिडली इनकॉर्पोरेट हो जाए तो लॉ उस कंपनी को एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दे देता है। इसके बाद इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है, कौन रन कर रहा है, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रॉफिट किसके पास है, इन सारी चीजों से कंपनी की जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स एक इंसान नहीं है, कंपनी की अपनी खुद की आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये भी हुआ
कि कंपनी का जो डेट होगा वो कंपनी का डेट होगा, उसके शेयर होल्डर का नहीं होगा। इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ली गई थी ये कि अ कंपनी एट लॉ इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम इट्स सब्सक्राइबर। मतलब कंपनी और शेयर होल्डर सेम नहीं होते, कंपनी की अपनी खुद की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। तो इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को फॉर्मली इस्टेब्लिश किया गया। अब जब आपने पूरा डॉक्ट्रिन अच्छे से समझ लिया है तो इस डॉक्ट्रिन के क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उन्हें भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस पूरे डॉक्ट्रिन का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है लिमिटेड लायबिलिटी का, जिसका सिंपल मतलब ये होता है कि कंपनी की जितनी भी उधारी होगी, जो भी डेट्स होंगे वो कंपनी का होगा, वो ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स की पर्सनल लायबिलिटी नहीं बन जाएगा। और इसी प्रिंसिपल पर मॉडर्न इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। बिजनेस का फेलियर पर्सनल बैंक्रप्सी का रीजन नहीं बनेगा, कंपनी की उधारी कंपनी की रहेगी। दूसरा है सेपरेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जिसका भी सिंपल मतलब ये हुआ कि कंपनी के जो भी एसेट्स होंगे, जो भी प्रॉपर्टी की होगी, वो कंपनी की होगी। आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो सकते हो, शेयर्स ओन कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कंपनी की एसेट्स ओन करने लगोगे। तीसरा है परपेचुअल सक्सेशन, जिसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके मेंबर्स पर डिपेंडेंट नहीं होता। एक कंपनी के जो फाउंडर है उनकी डेथ हो सकती है, शेयर होल्डर्स चेंज हो सकते हैं, डायरेक्टर्स रिजाइन कर सकते हैं, इन सब के बावजूद जो कंपनी है वो कंटिन्यू करती है, जिसे हम परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। फोर्थ और फिफ्थ है कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड और कैपेसिटी टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब ये हुआ कि एक कंपनी पे केस फाइल किया जा सकता है या कंपनी भी किसी और पे केस फाइल कर सकती है और कंपनी इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, लोगों को हायर कर सकती है, लोन ले सकती है, ये सारी चीजें कंपनी इंडिपेंडेंटली कर सकती है। और लास्ट पॉइंट है डुअल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसी पॉइंट को हमने ली वर्सेस ली केस में समझा था कि एक इंसान एक कंपनी का फाउंडर हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, इंप्लॉय हो सकता है, शेयर होल्डर हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकता है, लेकिन फिर भी ओनर से अलग कंपनी की अपनी खुद की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। तो डुअल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी के मेन एडवांटेजेस है। लेकिन ना इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि क्या होगा अगर कोई जानबूझकर इस प्रोटेक्शन का मिसयूज करना चाहे। मतलब वो कंपनी को बनाए ही फ्रॉड करने के लिए, लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए, क्या हमारा लॉ तब भी ब्लाइंडली डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी को अप्लाई करेगा? नहीं। कई सारे एक्सेप्शनल केसेस में हमने ये देखा है कि हमारे कोर्ट ने कंपनी का मास्क हटाते हुए कंपनी के पीछे जो रियल ओनर थे उन्हें लायबल भी ठहराया, जिसके बारे में हम जानेंगे हमारे दूसरे डॉक्ट्रिन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कंपनी लॉ के ऊपर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने जरूर कुछ नया सीखा हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल राइट बैक टू यू। कंपनी लॉ के कोर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। डू चेक इट आउट, आपको बहुत पसंद आएगा। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।